अच्छा, पहले हम बात करेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। अच्छा, तो अब इसमें ना देखने वाली बात ये कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है ना, इट्स डिफरेंट फ्रॉम एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, तो ARF इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर एंड ARDS इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। हम इसकी बात करेंगे भी। ठीक है, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता क्या है कि इमेजिन करो कि हमारी ये बॉडी है। बॉडी यहाँ पर करके ना, यहाँ पर करके हमारे पास लंग्स हैं। ठीक है, अब बॉडी में कहीं पर ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन चल रही है। लेट मी जस्ट, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर इन्फ्लेमेशन, सोचो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिवर की कोई टॉक्सिसिटी थी, या यहाँ पर कोई स्प्लीन की टॉक्सिसिटी थी, या फिर हमारे स्टमक की थी, कहीं पर भी वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन चल रही हो कि सेप्सिस, मेनली सेप्सिस की वजह से, पूरी बॉडी में वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास सेकेंडरी इंसल्ट हो रहा है टू द लंग्स। ठीक है, तो याद रखने कि ARDS इज़ बिकॉज इज़ नॉट एन इन्फ्लैम, उसकी अपनी कोई वो नहीं है, पैथोफिजियोलॉजी उस तरह से नहीं कि मतलब इट इज़ एन इन्फ्लैमेटरी प्रोसेस, मगर इट इज़ मेनली ड्यू टू सेकेंडरी टू कोई और इन्फेक्शन। अगर बॉडी में कहीं पर हो रहा होगा तो कहीं वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन बेसिकली हो रहा होता है। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ये इन्फेक्शन नमूनिया वगैरह की वजह से नहीं इतना कॉज होता है, इट्स मेनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो कि हो रहा होता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसका मतलब क्या। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हमारे पास एक एल्वियोला है। ठीक है, और नीचे एल्वियोला के क्या रन कर रही थी, कैपिलरीज। ठीक है, जो कि पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं। अब होना क्या है कि यहाँ पर ना हमारे पास कोई भी एल्वियोलर इंसल्ट हुई है। ठीक है, मतलब कि कोई भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन हुई है, यहाँ पर आगे डैमेज हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर भी हमें पता है इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब जब न्यूट्रोफिल्स आ गए ना तो न्यूट्रोफिल्स आके बेसिकली यहाँ पर हमारे पास इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के ऊपर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे। वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस क्या करेंगे, बेसिकली इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होती है, न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, वो टॉक्सिक मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगे। ठीक है, टॉक्सिक मीडिएटर्स क्या करेंगे कि जो भी टॉक्सिन यहाँ से रिलीज़ होगा ना, वो इस कैपिलरी की जो वो है ना कि वो परमिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। जब कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो यहाँ से जो हमारे पास फ्लूइड आ रहा था वो कहाँ जाएगा, एल्वियोली के अंदर। ठीक है, जब हमारे पास एल्वियोली के अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक जो मेजर बात मैं बता रही हूँ, जब एल्वियोली के अंदर आएगा एक तो यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है जिसको हम कहते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, जब हमारे पास ये फ्लूइड एल्वियोली के अंदर आता है तो हाइलाइन मेम्ब्रेन कॉज बना देता है। ठीक है, हाइलाइन मेम्ब्रेन विच इज़ अ हॉलमार्क ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि हमें एल्वियोली के अंदर नजर आता है। दूसरा क्या कहता है, जब परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, फ्लूइड सारा एल्वियोली के अंदर आ रहा है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से जो हमारे पास ऑक्सीजन आ रहा है उसकी डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी। डिफ्यूजन हमारे पास डिक्रीज़ हो रही होती है, मतलब कि बेसिकली जो डिफ्यूजन रेट है, ये कैपेसिटी डिक्रीज़ हो रही है ऑफ द लंग्स। ठीक है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन जो है हमारे पास इफेक्ट हो रही होती है। ठीक है, वेंटिलेशन इफेक्ट हो रही होती है। अब जब हमारे पास प्रॉपर्ली ऑक्सीजन डिफ्यूज़ नहीं करेगा और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा नहीं, तो फिर हमारे पास ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात सारी यहाँ लिखी हुई इसकी पैथोफिजियोलॉजी में कि हमारे पास पहले एल्वियोलर इंसल्ट होगी, उसकी वजह से हमारे पास प्रोइन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होंगे जो कि न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट करेंगे, टॉक्सिक मीडिएटर्स रिलीज होंगे जो कि हमारे पास कैपिलरी इंटरथेलियल डैमेज करेंगे और वैसे परमिबिलिटी को इंक्रीज करवा देंगे। इस परमिबिलिटी की वजह से क्या होगा कि प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है वो एल्वियोली के अंदर आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इंटर एल्वियोलर हाइलाइन मेम्ब्रेन बन रही है, क्योंकि प्रोटीन रिच फ्लूइड है तो इसलिए हाइलाइन मेम्ब्रेन बन रही है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एक तो अंदर हमारे पास फ्लूइड आ गया। ठीक है, जब हमारे पास एल्वियोलिक, अच्छा एक बात याद नहीं कि जब हमारे पास एल्वियोली के अंदर फ्लूइड आएगा ना, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एडीमा। ठीक है, और जब हमारे पास अगर ये लंग्स है ना और हमारे पास प्लूरा के अंदर आएगा ना, तो उसको कहते हैं, यहाँ पर अगर फ्लूइड आ गया तो उसको कहते हैं प्लूरल डिफ्यूजन। अब प्लूरल डिफ्यूजन की होती हैं दो कॉजेज, ट्रांजिटेटिव और एक्सुडेटिव, जो हमने बात की है। मगर जो हमारे पास पल्मोनरी एडीमा है ना, ये हमारे पास सिर्फ या तो कार्डियोजेनिक हो सकता है, मतलब कि बेसिकली अगर कोई भी हार्ट फेलियर वगैरह इसकी वजह से बैकलोड ज़्यादा हो रहा है और हमारे पास फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, तो तब हमारे पास ये साइंस आते हैं कि हमारे पास बैक फ्लो ज़्यादा हो रहा है, फ्लूइड ओवरलोड, लंग्स में पानी भरना शुरू हो गया। या फिर नॉन कार्डियोजेनिक होगा जो कि हमारे पास बेसिकली इस कॉज में हो रहा है, सॉरी इस केस में हो रहा है, जो कि ज़्यादातर ARDS में होता है। और वो क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हमारे पास कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो रही होती है। कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करोगे तो हमारे पास एल्वियोली के अंदर बेसिकली फ्लूइड, प्रोटीन रिच फ्लूइड आएगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास कंप्लायंस भी डिक्रीज़ होगी और VQ मिसमैच होगा। VQ मिसमैच बेसिकली क्या होता है कि वेंटिलेशन टू परफ्यूजन मिसमैच। ठीक है, वेंटिलेशन टू परफ्यूजन मिसमैच। अब मुझे इसकी इतनी डिटेल नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि अगर हमारे पास कोई एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, एक चीज़ कम हो रही है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास ये मिसमैच आ जाता है। ये हमारे पास किस किस में हो सकता है, निमोनिया में हो सकता है, किसी इन्फेक्शन में हो सकता है, वैसे हो सकता है। तो अगर वेंटिलेशन ज़्यादा हो रही है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हम ज़्यादा पढ़ेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा काम आएगा। मगर जहाँ भी वीक मिसमैच आएगा ना, इसका मतलब यहाँ पर कोई डिफ्यूजन का इफेक्ट हो रहा है, मतलब कि सही से वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ नहीं हो रहा इनटू द कैपिलरीज और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज़ हो रहा।
इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा ना, ये अगर हमारे पास एल्वियोली है और ये हमारे पास वो कैपिलरीज हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो इसलिए हमारे पास ये रिसेप्टर्स जो हैं आके एक्टिवेटेड रहते हैं और हमारे पास ब्लड फ्लो सही रहता है। जब हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा ना, ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर हाइलियन मेम्ब्रेन है, तो हमारे पास इसको क्या होगा, यहाँ पर हाइपॉक्सिया, एक तो पूरी बॉडी में हाइपॉक्सिया हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास मेनली ब्रेन होता है और एड्रिनल्स होते हैं जिनमें हमने ये करना होता है। आई थिंक मेनली तो ये तो नहीं होता है, हार्ट होता है शायद, ठीक है। तो ये हमने 3 में बेसिकली जब हमारे पास हाइपॉक्सिया हो रहा होता है या फ्लूइड कम हो रहा होता है ना, तो हमने यहाँ पर ब्लड को प्रिजर्व करना होता है और उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम बाकी जो पूरी बॉडी वहाँ पर वेजो कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी ये हो रहा है कि जब हाइपॉक्सिया हो रहा है तो लंग्स में भी वेजो कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। उसको कहते हैं हाइपॉक्सिक वेजो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारे पास वो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, तो हमने वहाँ प्रिजर्व करना जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इस हाइपॉक्सिक वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा कि हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू होती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी, और ये हमारे पास पूरी पैथोफिजियोलॉजी है इसकी, ठीक है। अब इसमें देखना है कि हमारे पास इसमें मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी है, सेप्सिस, ठीक है। याद रखना हमारे पास सेप्सिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। हमारे पास सेकेंडरी टू इन्फेक्शंस होते हैं, निमोनिया, यूरोसेप्सिस, वुंड इन्फेक्शंस वगैरह, इन सब की वजह से जो सेप्सिस होगा उसकी वजह से हमारे पास सबसे कॉमन ये होता है। एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स की वजह से हो सकता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की वजह से हो सकता है, सीवियर ट्रॉमा, फ्रैक्चर्स, मैसिव ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, ड्रग ओवरडोज, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। इनमें से किसी की भी डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई, इसलिए इसको याद कर लेना क्योंकि इट डोंट मेक सेंस टू मी इधर। क्लिनिकल फीचर्स कहेंगे, ज़ाहिर हमारे पास एल्वियोली के अंदर अगर फ्लूइड है, यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन हो ही नहीं रहा, तो सबसे पहले हमारे पास फीचर है कि डिस्पनिया का। डिस्पनिया जहाँ पर भी आएगा उसके साथ टिकेपनिया जरूर आएगा, ठीक है। ये एक ट्रिक याद रखना कि जहाँ पर डिस्पनिया होगा वहाँ पर कुछ ना समझ आ रहा है साइंस सिम्टम्स का, तो टिकेपनिया बोल देना, और जब टिकेपनिया हो रहा है तो टेकिकार्डिया भी हो रहा होगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव हाइपॉक्सीमिया होता है, याद रखना कि हमारे पास एक दफ़ा फ्लूइड जब बिल्ड होना शुरू होता है तो वो प्रोग्रेसिवली हाइपॉक्सिया करवाते हैं, क्योंकि बाकी एल्वियोली तो काम कर रहे हैं। और ये भी बात याद रखना क्योंकि हमारे पास ये पूरी बॉडी में हमने भी ARDS की बात की थी ना कि हमारे पास पूरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन के सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है लंग्स का, क्योंकि अगर लंग्स में एल्वियोलर इंसल्ट हो रही है सेकेंडरी टू एनी अदर लाइक सेप्सिस वगैरह जो बॉडी में कहीं और हो रहा है, तो इसमें दोनों लंग्स अफेक्ट होते हैं, तो ये बायलेटरल लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। बायलेटरल लंग इंजरी कॉज करवा रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बायलेटरली हो रहा होता है, मगर वैसे नहीं होता कि सारे एल्वियोलर एक ही दफ़ा में सारे इंजर हो, आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, तो ये प्रोग्रेसिव हाइपॉक्सीमिया करवा रहा होता है, ठीक है। मगर दिस इज अनरिस्पॉन्सिव टू सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का तो मसला है ही नहीं, ऑक्सीजन जो जितना मर्जी दे दें वो वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा जहाँ पर फ्लूइड ने अपना बैरियर बनाया हुआ है एल्वियोलर के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास मे प्रोग्रेस टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, ये हमने बात कर ली, और हाइलिन मेम्ब्रेन हमने बात कर ली कि ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है, ठीक है। हम इसमें बर्लिन क्राइटेरिया करते हैं। बर्लिन क्राइटेरिया को इस नमूने से याद रखना है ARDS के अपने नाम से, ठीक है, कि हमारे पास एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे आ जाए। एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे से क्या मतलब है कि बायलेटरल, तो कि यहाँ पे लिखा है बायलेटरल लंग ओपेसिटीज होंगे, जिसको हम कहते हैं बाइट आउट एक्सरे। मैं भी दिखाती हूँ। रेस्पिरेटरी फेलियर विद इन 1 वीक ऑफ एल्वियोलर इंसल्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली अगर ज़्यादा देर लगा इसका कोई और कॉज हो सकती है। विद इन 1 वीक हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है पेशेंट। डिक्रीज PaO2 टू FiO2 रेशो। अच्छा, PaO2 FiO2 बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास आई थिंक इट्स FiO2 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है। और वेट लेट मी जस्ट चेक रियल क्विक, FiO2 क्या होता है, अच्छा PaO2 तो पता है ना हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। हाँ, FiO2 रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द गैस ऑफ अ पर्सन, ऑक्सीजन इन द गैस अ पर्सन ब्रीथ्स इन। बेसिकली इट्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। बेसिकली जो हम ब्रीथ इन कर रहे हैं वो हमारे पास FiO2 है, और PaO2 इज़ द ऑक्सीजन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टीरियल ब्लड, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो PaO2 वो तो डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन ब्लड में जा ही नहीं रहा, ठीक है। ये तो डिक्रीज़ हो रहा है। FiO2 को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारे पास बाकी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है, तो ये ठीक है, मगर ये डिक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से हमारे पास पूरी रेशो जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है ओवरऑल, ठीक है। ये हमारे पास डिक्रीज़ हो रही होती है जो क्या लिखा हुआ है। ये रेशो लेस देन 300 हो जाएगी तो हमारे पास हाइपॉक्सीमिया ड्यू टू इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी शंटिंग एंड डिफ्यूजन एबनॉर्मैलिटीज़, तो इसमें हमारे पास रिफ्रैक्टरी हो जाती है ऑक्सीजन थेरेपी की, जो हमने ऊपर बात की है। सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर होते हैं मगर इट्स नॉट ड्यू टू हार्ट फेलियर, ठीक है। तो मतलब ये नॉन कार्डियोजेनिक सिम्टम्स आ रहे हैं रेस्पिरेटरी फेलियर, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हार्ट फेलियर की वजह से आ रही है या फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी की कॉज आ रही है इसकी वजह से हो रहा है। तो हमारे पास एक चीज़ होती है PCWP। PCWP स्टैंड्स फॉर व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, वेट, oh my god, why did I not write the full form? अच्छा, PCWP बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो लेफ्ट हार्ट में प्रेशर है ना उसको बेसिकली ये मेजर कर रहा होता है, ठीक है। तो PCWP स्टैंड्स फॉर pulmonary capillary wedge pressure, ठीक है। इट इज़ अ मेजर, बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स द लेफ्ट हार्ट फिलिंग प्रेशर, ठीक है। अगर लेफ्ट हार्ट फिलिंग प्रेशर ठीक है मतलब कि नॉर्मल है, तो उसका मतलब है कि मसला कहाँ पर है
लंग्स में, क्योंकि देखो हमारे पास हार्ट तो सही है ना, लंग्स में मसला हो रहा है, यहाँ पर लंग्स में मसला हो रहा है, हार्ट तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये लेफ्ट एट्रियम ठीक है, यहाँ से कोई पीछे ओवर वापस नहीं जा रहा, तो ये लंग्स में हमारे पास इस तरह से बिल्डअप नहीं हो रहा। मगर अगर लंग्स में लेफ्ट एट्रियम हमारे पास ख़राब होता है, फॉर एग्जांपल अगर माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस होता है या लेफ्ट एट्रियम कोई और इशू होता है जिसकी वजह से हमारे पास आगे नहीं जा पा रहा ब्लड, तो लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाती है और हमारे पास यहाँ से बैक फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास माइट्रल स्टेनोसिस हो रहा होता है, यहाँ पर हमारे पास हाई प्रेशर होता, तो हमारे पास PCWP इंक्रीज़ हो रहा होता। क्यों इंक्रीज़ हो रहा होता? क्योंकि हमने बात की कि लेफ्ट एट्रियल फिलिंग प्रेशर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। मगर इस केस में तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है प्रेशर, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर हार्ट का तो मसला ही नहीं, पीछे लंग्स का मसला है। तो अगर PCWP इज़ लेस देन 18 mmHg ना, मतलब कि हमारे पास जो हार्ट प्रेशर है वो नॉर्मल है, तो फिर हमारे पास ARDS होगा, और अगर हमारे पास इंक्रीज है तो फिर हमारे पास ये कार्डियोजेनिक कॉज होगी पल्मोनरी एडिमा की, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसके आ जाते हैं कि हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। एक तो बात कर लिए बर्डिंग क्राइटेरिया की, ठीक है, ये तो क्राइटेरिया है, मगर इसको डायग्नोस करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, जिसमें हमने बात की बायलैटरल लंग एम्पेसिटीज नजर आएंगी, वाइट आउट लंग नजर आएगा, ठीक है। ABGs करवाते हैं जिसमें हमारे पास हाइपोक्सीमिया हो रहा होता है, जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे पास वो हो रहा है हाइपोक्सीमिया हो रहा है, ऑक्सीजन अगर हो नहीं रहा, डिफ्यूज़ नहीं हो रहा, और साथ हमारे पास रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस आ रहा है इन द अर्लियर स्टेजेस, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड उस तरह से ब्रीथ आउट नहीं हो रहा, और फिर एक मिनट, हाँ, उस तरह से भी रेस्पिरेटरी फेलियर में नहीं किया, और फिर मगर लेटर हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा होता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन लेवल्स इतने कम हो जाएंगे तो बंदा रैपिडली ब्रीथ करेगा, जब रैपिडली ब्रीथ करेगा तो एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। फिर पल्मोनरी आर्टेरियल कैथेटर होता है जिसे हम PCVWP मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो ये बात आ गई। और फिर ब्रोंकोस्कोपी विद ब्रोंको एल्वियोलर लवाज करवा सकते हैं अगर हम सस्पेक्ट करें इन्फेक्शन सिर्फ तब, ठीक है। अगर हमारे पास बाकी कोई काम नहीं करा तो हम ये कर सकते हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाती है। ट्रीटमेंट में याद रखना कि हमारे पास क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट हमारे पास ऑक्सीजनेशन मेनली हमने इवन इफ़ इट्स अनरिस्पॉन्सिव टू सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, हमने फिर भी ऑक्सीजन देनी होती है ताकि हम उसको मेंटेन कर सकें अबव 90%। मगर जो मेन इसमें चीज़ है ना वो है PEP, ठीक है। ये बात याद रखना कि PEP जो है दिस इज़ द मेन चीज़ इन ARDS, क्योंकि दिस इज़ पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। बेसिकली इसमें होता ये है, वेट लेट मी जस्ट ओपन जहाँ पर इसका वो लिखा हुआ था, पॉजिटिव एंड रेस्पिरेटरी प्रेशर में ना, बेसिकली ये होता है कि हमारे पास एल्वियोलर जो है ना वो दोबारा वो नहीं करते, कोलैप्स नहीं करते, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि वेट आई फाइंड वो बात में, मगर ये होता है कि जब बंदा एक्सपेरेट करता, जब एक्सपिरेशन में ना हमारे पास एल्वियोलर वो बंद नहीं होते पूरी तरह से। जब वो पूरी तरह से बंद नहीं होते ना तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, हेल्प करता है कि हमारे पास प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होती रहे, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि PEP भी हम देते हैं, इसमें देते हैं क्या कहते हैं ARDS में, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये लिखा हुआ है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर इज़ द पॉजिटिव प्रेशर दैट विल रिमेन इन द एयरवेज एट द एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल, मतलब कि एंड ऑफ एक्सहेलेशन, दैट इज़ ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स, ठीक है। तो हम इसमें इसलिए देते हैं ताकि हमारे पास जो एयरवेज में प्रेशर एक्सप्रेशन के एंड पे भी इतना रहे कि हमारे पास एल्वियोलर खुले रहें। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ARDS में होता है, क्योंकि ARDS में क्या बन होता है, हाइलिन मेम्ब्रेन, ठीक है। मैंने बात की हाइलिन मेम्ब्रेन की वजह से क्या हो रहा होगा कि कोलैप्स का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो एल्वियोलर कोलैप्स का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। जब कोलैप्स कर जाएंगे एल्वियोलर तो फिर हमारे पास मज़ीद मसला हो जाएगा। तो इसलिए हमने कोलैप्स को बचाने के लिए भी दे रहे होते हैं कि एक्सपिरेटरी प्रेशर को भी रख रहा होता है। अंडरलाइन डिजीज़ को ऑब्वियसली ट्रीट करेंगे, फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे और NG ट्यूब दे देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं उसको भी गैस्ट्रिक नहीं देंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं परमानेंट। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी फेलियर से सॉरी एक्यूट नहीं, खाली रेस्पिरेटरी फेलियर से में जा सकता है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी फेलियर से परमानेंट लंग इंजरी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास है कि इतनी देर तक वहाँ पर हाइपोक्सिया वगैरह है तो हमारे पास लंग स्कारिंग में जा सकता है पेशेंट, अगर कोलैप्स कर जाए वहाँ पर, ठीक है। अगर हम उसको वेंटिलेशन मैकेनिकल वेंटिलेशन में दें तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास सेकेंड एकदम हाई प्रेशर में मैकेनिकल वेंटिलेशन देने इसकी वजह से न्यूमोथॉरिक्स हो सकता है या न्यूमोमेडियास्टेनम कि एयर या तो हमारे पास प्लूरा में जा सकती है, मेडियास्टेनम में जा सकती है, या फिर नोज़ोकोमल निमोनिया हो सकता है। लाइन एसोसिएटेड इन्फेक्शंस मतलब कि जो लाइन हम क्रॉस कर रहे हैं, अगर हम सेंट्रल लाइन क्रॉस कर रहे हैं या फिर अगर हम उसकी कैथेटर लाइन क्रॉस करेंगे, नेजल ट्यूब्स दे रहे हैं, जो भी है, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट इन्फेक्शन वहाँ हो सकते हैं। रीनल फेलियर हो सकता है कि हम नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन, ये बेसिकली सारे जो हैं बहुत फार फेच्ड वो हैं आइडियाज़ हैं, मगर जो मेजर इंजरी हो सकती है वो हमारे पास परमानेंट लंग इंजरी की है, जो कि याद रखने वाली है। बाकी ज़्यादातर हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट के साथ कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम।